चलिए ध्यान देंगे, पिछले क्लास में वेरियस टर्म रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म चल रहा था, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़े थे हम लोग। आज हमको पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हेडिंग वगैरह दिए थे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझा जाए, उसके बाद ही लिखेंगे। पॉइंट नंबर कितना था? 6 था। चलिए, तो 5 तक पिछले क्लास में बताया गया है। जो क्लास नहीं किए होंगे आप देख लीजिएगा, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर है। तो 6 नंबर में है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको हम लोग वेक्टर एच से डिनोट करेंगे। अब इसको थोड़ा समझा जाए कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है। तो ध्यान देंगे, हमने बोला कि हमारे पास से कोई मैग्नेटिक एलिमेंट है, ध्यान देंगे, और रूम टेम्परेचर पे आपको मालूम है कि कोई भी आप एलिमेंट ले ले, उसमें रैंडम मोशन होता है बालक। रैंडम मोशन की अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो रूम टेम्परेचर पर ये रैंडमली मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा। सबका मोशन का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कोई मैग्नेट ले लेंगे। यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट हो गया, और यहाँ पर एक और मैग्नेट लेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ध्यान देंगे, आप देख सकते हैं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है। लेकिन जब वो यहां से उठा के इसको यहां रख देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब यहां पर क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि दोनों मैग्नेट जो है, ये दोनों मैग्नेट इतना दूर में फील्ड बनाया हुआ है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिए हैं। और इस फील्ड में जो भी चार्ज पार्टिकल या जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल रहेगा, ये उस पर फोर्स लगाएगा और इसको एक डायरेक्शन में अरेंज कर देगा। सबका डायरेक्शन सेम हो जाएगा, एक डायरेक्शन में ये सारा अरेंज हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि ये क्या हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, ये जो हम मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए थे ये मैग्नेटाइज हो चुका है। तो मैग्नेटाइज होने के लिए यहाँ फिजिकल कांटेक्ट हुआ है? नहीं हुआ है। आप बोलेंगे ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ मैग्नेटाइज कर कौन दिया? तो फील्ड मैग्नेटाइज किया है। क्लियर है बालक? तो जब फील्ड के इन्फ्लुएंस से कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, तो जो फील्ड का इंटेंसिटी होता है किसी को मैग्नेटाइज करने का, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और ये मैग्नेटाइज करेगा तो हम देखेंगे ये कितना परसेंट मैग्नेटाइज किया है, 20, 30, 50, 80, 100, ठीक है। तो जितना स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो बोलेंगे इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हाई है। अगर इसका स्ट्रेंथ कम रहेगा तो बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड लो। कोई दिक्कत बालक? तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वहां था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो वहां पर फिजिकल कांटेक्ट कराया गया था, याद है? सिंगल टच, डबल टच, इलेक्ट्रिक मेथड था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फील्ड मैग्नेटाइज कर रहा है। हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग केवल इसको फील्ड में लाके रख दिए, और ये फील्ड क्या कर रहा है? मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे रहा है। और दैट इज कॉल्ड, ये जो फील्ड का स्ट्रेंथ होता है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कोई दिक्कत बालक? चलिए इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन when a magnetic material placed into magnetic field
when a magnetic material placed into magnetic field, it get magnetized. Placed into magnetic field, it get magnetized. It get magnetized by the field. That is called intensity of magnetizing field. That is called intensity of magnetizing field. हाँ हेलो हेलो, हाँ बोल, हाँ बोलिए, नमस्ते, बोलिए बाबू। ना उसका टाइम चेंज नहीं हुआ है, आप लोग का वही टाइम। केजी रोड के लिए टाइम चेंज हुआ, आप लोग का नहीं हुआ। ठीक हो गया बालक, क्या लिखे हम लोग? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड is the ratio of magnetic field intensity and permeability of the free space or vacuum. अब देखिए आपने बोला यहाँ पर फील्ड मैग्नेटाइज किया है, तो यहाँ इंटेंसिटी हम लोग फील्ड का निकालते हैं। तो सवाल ये है कि फील्ड का स्ट्रेंथ आप कैसे निकालिएगा? तो इसको निकालने के लिए एक मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कैसे डिनोट करेंगे? वेक्टर एच। इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर एच। कैसे डिनोट करना होगा? वेक्टर एच से। अब ये वेक्टर एच क्या होगा? यहां लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इक्वल टू, तो ये होता है वेक्टर बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। अब सवाल ये है कि सर बी में आप नॉट क्यों लगा दिए हैं? तो आपको बताया गया है कि जब फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए हम लोग लेते हैं तो वी यूज नॉट। अब इसका नाम क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका नाम क्या होगा? तो परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहा जाता है। दो तरह का होता है, एक म्यू नॉट होता है, एक म्यू आर होता है। तो इसको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जो कि वैक्यूम और एयर के लिए होगा, और इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। ये होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जैसे एप्सिलॉन में हम लोग पढ़े थे परमिटिविटी में, याद है बालक? तो इसका नाम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो याद रखेंगे अगर ऊपर जो आपने नॉट लिया है तो दैट इज नॉट, मतलब फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए है, तो ये भी फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए है। तो इस तरीके से हम लोग फील्ड का स्ट्रेंथ निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको आप लिख लीजिए।
तो यहां पर आप इंटेंसिटी किसका निकाल रहे हैं, मैग्नेट का कि मैग्नेट के फील्ड का, फील्ड कि फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है किसी को मैग्नेटाइज करने का, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो बाई बी नॉट अपॉन वेक्टर बी नॉट अपॉन मी नॉट। बी नॉट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, बहुत सारा उसका नाम है, बताया गया था आपको। और नीचे क्या है, तो परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहा जाता है, इसका अपना एक वैल्यू होता है, याद है इसका वैल्यू क्या होता है बालक, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, वेबर मीटर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 1 और हेनरी पर मीटर, याद है। चलिए तो इस सब पे बात होगा, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखा जाए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, intensity of magnetizing field is a vector quantity, intensity of magnetizing field is a vector quantity, is a vector quantity। अब नोट में इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, नोट में इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए। एक चीज और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वेक्टर है तो डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन तो ध्यान देंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही इसका डायरेक्शन होगा, क्यों, ये स्केलर होता है। चलिए आगे नोट में लिखेंगे ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो सबसे पहले बात कर ले हम लोग ऐसा यूनिट पर, तो ये बताइए तो इसके लिए हम लोग टेस्ला पढ़े हैं और इसके लिए क्या है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, तो टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऊपर जाएगा तो एम्पियर मीटर इनवर्स 1। क्लियर है बालक। इक्वल भी आया था किसमें, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, याद है, इसका मतलब दोनों सेम है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा गया, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और ये जो होगा इसके लिए बताइए क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट इससे निकाल लीजिए, ऐसा बताए थे m t इनवर्स टू n इनवर्स 1। यहाँ देखिए ना a है तो आप a लिख सकते हैं, मीटर है तो लेंथ के लिए होता है, इसको I से भी बताया गया था कि करंट के लिए I भी लिखा जाता है, तो I L इनवर्स 1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपका SI यूनिट लिख लेंगे बालक। तो इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला सेम है, किसके इक्वल है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कल निकाले थे, I इक्वल टू वेक्टर m अपॉन v, याद है, दो फार्मूला था, स्मॉल m अपॉन a भी था, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, और एक था आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। हो गया बालक। तो ये 6 नंबर पॉइंट में था हमारा, 6 नंबर में था। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पॉइंट में, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अब इसका दो टाइप होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट तो वही है जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, हो गया वाला। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, तो ध्यान देंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से पहले आपको समझना होगा परमिटिविटी के बारे में। चैप्टर 1 में हम लोग परमिटिविटी पढ़े थे, याद है? क्या था परमिटिविटी बताइए? और परमिटिविटी निकाला किसको जाता है? परमिटिविटी किसका निकालते हैं? चार्ज का कि मीडियम का? मीडियम का। तो देखिए परमिटिविटी था ये कि कोई मीडियम अपने अंदर कितने फील्ड लाइंस को परमिट करता है कि आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकते हैं। आपको एक्सप्लेन किया गया था परमिटिविटी के बारे में कि परमिटिविटी हमेशा मीडियम का फाइंड आउट किया जाता है और मीडियम परमिट करता है कि हमारे अंदर से कितना फील्ड लाइन क्रॉस करेगा या नहीं। क्लियर है? तो याद रखेंगे परमिटिविटी जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से परमिएबिलिटी भी है। तो परमिएबिलिटी क्या होता है? तो परमिएबिलिटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। एक मिनट, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या हाल बा? सही है। मुन्ना जी 10 दिन से तो हम बीमार रहे हैं, तबीयत खराब। अभी तो क्लास पूरा ठीक है। क्या हाल बा? सब बढ़िया से जाता निकला ना, अभी कहाँ जाता नहीं, हमारा गलती बना दल बड़ा समझी। चलिए ठीक। तो देखिए यहाँ पे परमिएबिलिटी समझना है। तो मान लिया हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से कितने फील्ड लाइंस को परमिट करता है पास होने के लिए, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। जैसे एक तो ये हमने लिया, एक ये डायग्राम एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हो गया, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। वी टेक अनदर मैग्नेटिक मटेरियल और यहां पर हमने देखा ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये सेकंड है। तो ये बताइए कि यहाँ पर किस मैग्नेटिक मटेरियल से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया है? तो आप बोलेंगे कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस किया है। तो ये जो मैग्नेट है, ध्यान देंगे, ये जो मैग्नेट है ये ज्यादा परमिट किया है अपने अंदर से। ये जो मैग्नेट है ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए ज्यादा परमिट किया है। और ये जो यहां मैग्नेट देख रहे हैं ये जो है ये कम फील्ड लाइंस को परमिट किया है पास करने के लिए। तो आप बोलेंगे सर इसका परमिएबिलिटी जो है वो लेस है और इसका परमिएबिलिटी क्या है? हाई है। मतलब कि जिसका परमिएबिलिटी ज्यादा होगा वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा क्रॉस करेगा, जिसका परमिएबिलिटी लेस होगा, कम होगा, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत कम क्रॉस करता है। कोई दिक्कत वाला समझने में? तो आप कह सकते हैं कि सर परमिएबिलिटी इज व्हाट? तो इट इज द एक्सटेंट और डिग्री अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है? तो एक्सटेंट और डिग्री है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि किसी मैग्नेट से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर डायग्राम से आएंगे। लिखा जाए, लिखेंगे द extent up to which the extent up to which magnetic field lines can passes through magnetic material
passes through magnetic material or substance is known as passes through magnetic material or substance is known as magnetic permeability is known as magnetic permeability is known as magnetic permeability. It is denoted by mu. It is denoted by mu. हो गया बालक। तो ये कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये तो समझ में आ गया कि परमिएबिलिटी क्या है। तो आपने बोला कि सर आप लिखवाए हैं द एक्सटेंट अप टू विच अ मैग्नेटिक मटेरियल passes through magnetic field lines is called magnetic permeability। तो अभी तो आपको डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया कि जो अपने अंदर से ज्यादा फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा उसका परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, जो अपने अंदर से लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा उसका परमिएबिलिटी लेस होगा। अब लिखेंगे कैसे, तो आप बोलेंगे कि सर म्यू से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो म्यू होगा ये ग्रेटर होगा और इसके लिए म्यू क्या होगा, लेस होगा। अब हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो देखिए इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो यहां लिख रहे हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये होता है B अपॉन एच। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये H क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर पूरा नाम लिखना हो तो आप इसको और थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये क्या है, तो मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक वेक्टर, इसका बहुत सारा नाम है, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका नाम क्या है अभी बताया गया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यही है आपका। और ध्यान देंगे ई भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, लिख लीजिए तो इसको। हो गया बालक। चलिए तो अब बात कर लेंगे इसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला पे। हटा दे इसको, कहीं जाना है जाओ, बहुत देर से परेशान है हम, देख रहे हैं। हटा दिए इसको। तो एक डायग्राम दिखा रहे हैं, बताइएगा किसका परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ये सारा तो कल हो गया था। अब ध्यान देंगे, जब मैग्नेटिक मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा तो मैग्नेटिक मटेरियल तो 5 टाइप्स का होता है, लेकिन +2 में आपको 3 ही पढ़ना है। एक का नाम है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पारा, एक होता है फेरो। तो अभी देखिए आपके सामने 2 मटेरियल है, एक डाईमैग्नेटिक, एक पारा। तो ये बताइए कि किसका परमिएबिलिटी ज्यादा है,
तो आप बोलेंगे कि दैट हैविंग मैक्सिमम फील्ड लाइन पासिंग थ्रू देम दैट इज हाई परमिएबिलिटी, जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको ज्यादा क्रॉस करेगा उसका परमिएबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर इसका ज्यादा है इसका कम है, तो देखने से मालूम चल रहा है। एक और डायग्राम है आपके सामने, इसमें बताइए किसका परमिएबिलिटी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कम फील्ड लाइंस क्रॉस किया है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा किया है, इसमें सबसे ज्यादा किया है। तो अभी देखिए आपको पढ़ाया नहीं है तीनों के बारे में, ठीक है, अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम देख के ये हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं कि सर फेरोमैग्नेटिक का परमिएबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब ये अपने अंदर से ज्यादा फील्ड लाइंस को अलाउ करता है। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसका परमिएबिलिटी लेस होता है और ये अपने अंदर से कम फील्ड लाइंस को अलाउ करता है। और दोनों के बीच में कौन है, तो पारा है। ये इससे ज्यादा होता है और इससे क्या होता है, कम होता है। समझ में है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब इसका टाइप लेंगे अगला। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट है ना हमारे पास, ऐसा यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया जाए, उसके बाद आएंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी पे, लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, नोट में लिखेंगे ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। चल बताइए तो B का ऐसा यूनिट क्या होगा, टेस्ला होगा, और H का क्या होगा, एम्पियर मीटर इनवर्स वन। अभी पीछे हम लोग किए इसको, ये दोनों को ऊपर भेजिए तो अलग, तो ये टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स वन हो जाएगा। एक और बताए थे वेबर मीटर इनवर्स वन, एम्पियर इनवर्स वन, और एक और था हेनरी पर मीटर। ये तीनों इसी का यूनिट है। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर बात करें तो दैट इज बी, दैट इज एच, और इसका होता है एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन, और इसका होता है ए एल इनवर्स वन। तो यहां पर क्या करेंगे बालक, ये हो जाएगा एम, एल को ऊपर भेजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, जो इनवर्स है पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम एल टी इनवर्स टू, और ये एक, ये तो पहले से है, ये ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो माइनस वन कितना हो जाएगा, -2। तो एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू लिख लेंगे इसको। देख लीजिए कहीं पूछना है तो पूछ सकते हैं। हो गया बालक। तो ऐसा यूनिट क्या है आपका, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स वन, और वेबर मीटर इनवर्स वन, एम्पियर इनवर्स वन, और हेनरी पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ये 7 में था ना, 8 में लेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। कितना था, 7 था ना, ये 8 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। कैसे डिनोट करना होगा, म्यू आर से, हो गया बालक। तो याद कीजिए रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े थे, क्या था, बस सेम यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी सेम है।
याद रखेंगे एक वर्ड जो आता है रिलेटिव, इसका मतलब कि हमको कंपेयर करना होता है। हम कंपेयर करते हैं किससे, तो वैक्यूम से या एयर से कंपेयर करते हैं कि एयर में परमिएबिलिटी इतना था, तो इस मीडियम में परमिएबिलिटी कितना होगा। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इलेक्ट्रिकल वाला ले लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। हेडिंग दे दिए ना, इसको ध्यान देंगे। हम लोग पढ़े थे रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़ा था एप्सिलॉन आर, और ये था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी, और इसको बोलते हैं मीडियम का। तो ये बताइए कि अगर एक मीडियम लिया जाए एयर, और एक मीडियम ले लेते हैं हम, कुछ भी ले ले, वाटर ग्लास, कुछ भी ले लीजिए ग्लास, तो यहां पर अगर एयर मीडियम है और कोई चार्ज आप रखे हैं पॉजिटिव और कोई रखे हैं निगेटिव, तो यहां से अगर 100 फील्ड लाइंस क्रॉस किया, यहां से अगर 100 फील्ड लाइंस जाएगा, तो याद रखेंगे कि एयर में रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कम होने से यहां पर 95 फील्ड लाइंस पहुंच गया। यहां से फील्ड लाइंस कितना चला था 100, यहां पहुंचा कितना 95। मान लेते हैं कि कुछ इसका भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाकर देखिएगा तो इसका वैल्यू होता है 1.0001, जबकि एयर का वैक्यूम का 1 होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से 100 फील्ड लाइंस चला था और यहाँ 95 पहुंचा है। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम ग्लास वाले मीडियम में रख दे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका ग्लास हो गया, निगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से 100 चला था तो यहाँ पर 60 पहुंचा। तो अब बताइए कि यहाँ पर 100 चला था, वहां 60 पहुंचा, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हुआ है, ठीक है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन कम है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर कम फील्ड लाइंस को अलाउ किया गया है, यहाँ पर ज्यादा फील्ड लाइंस को अलाउ किया गया है। तो जब हम एयर से कंपेयर करते हैं कि एयर से आपका परमिटिविटी इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो जब एयर से किसी मीडियम का परमिटिविटी कंपेयर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है बालक। तो इसमें एम भी लिखा जाता है क्योंकि ये मीडियम का परमिटिविटी है और ये एयर का। तो याद रखेंगे जब एयर से किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। कोई दिक्कत बालक। अब इसको हटा के मैग्नेट पे आइए, मैग्नेट पे आते हैं। हमने बोला कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होता है ये होता है आपका म्यू आर, और ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसका मतलब कि हम एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम का परमिएबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। समझिएगा इसको भी। यहाँ पर ये नीचे क्या है तो म्यू नॉट है। म्यू नॉट मतलब एयर का परमिएबिलिटी, या आपका अगर मैग्नेट एयर में था तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करता था, और किसी मीडियम में आ गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहा है। तो याद रखेंगे जब एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का परमिएबिलिटी कंपेयर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। कोई दिक्कत बालक, समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? क्योंकि एयर में रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होता है तो फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेगा, लेकिन उसी को किसी मीडियम में ला दीजिएगा तो फील्ड लाइंस कम हो जाएगा। तो एयर के रिस्पेक्ट में अगर किसी मीडियम का फील्ड लाइंस कंपेयर करते हैं, परमिएबिलिटी को कंपेयर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। आगे बढ़ाते हैं। जैसे याद कीजिए वाटर वाले में 80 आया था, याद है आपको? एक लिस्ट बनवाया गया था कि कहां पर जाने पर परमिटिविटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो याद रखेंगे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, तो इसको निकालने का तरीका हम लोग कंपेयर करते हैं। इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। डिफाइन कर लिया जाए, लिखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी
relative permeability is the ratio of magnetic flux density of the substance and magnetic flux density of the substance and magnetic flux density of the free space or vacuum तो एक तो ये डिफिनेशन हो गया, एक और लिखवाएंगे, पहले समझिए, लिख लेंगे पैराग्राफ चेंज करके। इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर, सामने लिखा हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर, कैसे डिनोट करना है? म्यू आर से। तो देखिए बालक यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, तो इसको निकालने का तरीका है म्यू आर इक्वल टू, ये होता है बी अपॉन बी नॉट। अब यहाँ पर इसका बहुत सारा नाम है, इसमें एक हमें फ्लक्स डेंसिटी यूज कर लिए हैं, इसको मैग्नेटिक वेक्टर भी कहा जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट नहीं है बालक, ठीक है। इसका मतलब ये फ्री स्पेस वैक्यूम का है और ये किसी मीडियम का है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, अभी देखिए यहाँ लिखे हैं म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच, तो अगर यहाँ पर बी निकालना हो तो म्यू इंटू एच हो जाएगा। अभी आप हटाने वाले हैं बी और बी नॉट को, तो अगर यहाँ पर म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच है तो अगर बी निकालेंगे तो म्यू इंटू एच हो जाएगा, और यहाँ पर अगर नॉट ले लें तो यहाँ भी नॉट होगा, और ये क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा। अब कहिएगा सर एच में आप नॉट क्यों नहीं दिए हैं? एच याद रखेंगे सबके लिए एक जैसा होता है, क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ है, ये नहीं बदलता है, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बदल सकता है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट होता है। तो ध्यान देंगे, अगर बी को हटाना है तो म्यू एच, बी नॉट को हटाना है तो म्यू नॉट इंटू एच, इससे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहीं से थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब देखिए इसके लिए कितना लिखेंगे, तो म्यू इंटू एच, इसके लिए कितना लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू एच, ये भी वेक्टर होता है। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब कोई कहेगा सर यहाँ एम लिख दें, मीडियम के लिए लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो क्या दूसरा का होगा? नहीं, मीडियम का ही होता है। जब भी हम लोग परमिएबिलिटी निकालते हैं या परमिटिविटी निकालते हैं तो किसका निकालते हैं? मीडियम। तो अब यहां से एक और हमको डिफिनीशन दिख रहा है, इससे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या मिला हमको, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। मतलब आप एयर या वैक्यूम के परमिएबिलिटी से आप किसी मीडियम के परमिएबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं, और यही जो कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। कोई दिक्कत बालक? तो आप इससे डिफाइन कीजिए, इससे कीजिए, बोथ आर सेम, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ म्यू नॉट का एक नाम है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहते हैं। ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है, और वो रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। तीनों के बारे में हम बता दे रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए। हो गया बालक? अब एक और डिफिनेशन क्या दिख रहा है, तो देखिए, तो आप बोलेंगे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, या इसको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी कहा जा सकता है। तो एक डिफिनेशन वहां से हो जाएगा और एक यहां से भी हो जाएगा, लिख सकते हैं ना बालक? चलिए तो देखिए, तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आपने लिखा है कि म्यू आर इक्वल टू क्या था,
म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से अगर म्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। कोई दिक्कत बालक समझने में? अब इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एक और नाम है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? रिलेटिव यहां तक हो गया है ना? इसको भी लिख लीजिए। तीनों का नाम लिख दिए हैं। परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और उसको बोलेंगे हम लोग है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर तीन तीन परमिएबिलिटी हमको दिख रहा है, एक रिलेटिव का है, एक एब्सोल्यूट का है, और एक मीडियम का है वाला। हो गया। अब हम लोग इसका एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, लिख लेंगे। और किससे लिखेंगे? ये ऊपर वाले से लिखेंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, relative permeability is the ratio of permeability of the medium, ratio of permeability of the medium, and absolute permeability of the medium and absolute permeability। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आप डिफाइन किए, यहाँ पे इसी को डिफाइन किए हैं। इसी का नाम क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और इसका नाम क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम, और एक और नाम है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। चलिए आगे नेक्स्ट नोट में SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, SI unit and dimensional formula of relative permeability, SI unit and dimensional formula of relative permeability। हो गया, डैश दे दीजिए। तो ये बताइए कि सेम क्वांटिटी का जो रेशियो होता है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो आपने बोला कि म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, यही था ना जी? तो इसका क्या होता है? तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, इसका भी होता है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, दोनों कैंसिल, कितना? 1। तो याद रखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो यही नहीं, अब जितना भी लेंगे सेम है, फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होगा ऑलवेज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ऑलवेज। हो गया बालक, लिखेंगे इसके नीचे। डायमेंशनल फार्मूला भी निकाला जाए? नहीं निकलेगा, क्यों? सेम क्वांटिटी का रेशियो, वो भी 1 ही आ जाएगा। तो लिखेंगे इसके नीचे, हेंस वी कैन से दैट
hence we can say that relative permeability is a unitless and dimensionless physical quantity. Relative permeability is a unitless and dimensionless physical quantity. कोई दिक्कत बालक? चलो, तो बस आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे।